नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आइए आज सुनते हैं सुश्री गौरव पंत शिवानी जी द्वारा रचित एक बहुत ही दिलचस्प लघु उपन्यास कृष्णवेणी के अंतिम भाग को। आज पूरे 48 वर्ष बाद मैं एक बार फिर उसी गैलरी से होकर गुजर रही थी। कमरे की सज्जा देखकर वर्षों पूर्व कहे गए वेणी के शब्द याद आ गए। मेरे डैडी को एंटीक का शौक है। अधिकांश फर्नीचर हैदराबाद निजाम से खरीदा है। कहते हैं लुई 15 की ऐसी कुर्सियां किसी के पास हो ही नहीं सकती। चमकती कुर्सियां अब भी वैसी ही थी। आज भी दीवारों पर रेब्रा, वॉन गॉग, पिकासो और सेजा के चित्र टंगे थे और बीच में लगा था रवि वर्मा द्वारा अंकित किसी रानी का चित्र। नीचे स्वयं उनके हस्ताक्षर थे। यह वही चित्र था जिसे खरीदने के लिए सालार जंग संग्रहालय ने उसके डैडी को हजारों का प्रलोभन दिया था। मैं खड़ी यह सब सोच रही थी कि सहसा कुर्सी पर बैठी वेणी की माँ का प्रश्न मुझे चौंका गया। कौन हो तुम? मैं घबरा गई। तब क्या उन्होंने मुझे नहीं पहचाना? पहचानती भी कैसे? एक तो समय का ऐसा दीर्घ व्यवधान, उस पर 2 ही दिन तो उन्होंने मुझे देखा था। कैसे कहूँ कि 38 वर्ष पूर्व एक बार आपके यहाँ रुकी थी। मैं कृष्णवेणी से मिलने आई हूँ। कल बीच पर वह मुझे मिली थी। मैंने कहा। जरा जोर से बोलो, मैं कुछ ऊंचा सुनती हूँ, उन्होंने कहा और अपने कान पर हाथ धर मेरी ओर झुक गई। मैं कृष्णवेणी की सहपाठिनी थी, मिलने आई हूँ, मैंने जोर से कहा। ओह, सो नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा किया, उन्होंने हंसकर कहा। मेरा हाथ टटोलकर थाम लिया। तब क्या वे दृष्टि भी खो चुकी थी? दोनों आंखों में कैटरैक्ट हो गया है, कुछ भी नहीं दिखता, बस एक धुंधली छाया देख पा रही हूँ। एक बार सन 41 में वहां आई थी और 2 दिन रही थी। आपने मुझे अपने हाथ की चिकन खिलाई थी, मैंने बड़े उत्साह से कहा। ओह, मैंने क्या उसकी एक आध सहपाठिनी को चिकन बनाकर खिलाई थी? सैकड़ों सैकड़ों बार। पर तुमने बहुत अच्छा किया जो इतनी दूर मिलने आई। कौन आता है अब? क्या लोगी, कॉफी या चाय? कड़म्मा, कड़म्मा, फिर नौकरानी को पुकारती वे अधीर हो उठी। जल्दी कॉफी बना ला। फिर वे मेरी ओर मुड़ी। तो तुम सन 41 में आई थी, पर इस घर को मैंने उसी यत्न से सहेज कर रखा है। आओ दिखाऊं तुम्हें। और वे उठ गईं। लाचार हो गई हूं, न आंखें रह गई हैं न कान। कई बार भाई आकर कह गए हैं चलो हमारे साथ, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? पर कैसे छोड़ूं? आंखें नहीं हैं तब भी एक एक दीवार का पलस्तर सूंघकर पहचान लेती हूँ किसका कमरा है। सचमुच ही वे बिना सहारे के सहजता से सीढ़ियाँ चढ़ती मुझे ऐसे साथ लिए जा रही थी जैसे वे देख रही हैं और मैं अंधी हूँ। यह है हमारा बेडरूम। तब भी यही रहा होगा जब तुम यहाँ आई थी। सन 35 से हमारा यही बेडरूम है। खट से उन्होंने बत्ती ऐसे जला दी जैसे स्विच देख रही हो। न टटोला न भूल की। बत्ती जलते ही मैं सहम कर पीछे हट गई। शायद हल्की सी चीख मेरे मुंह से निकल गई थी। विक्टोरियन युग्म पलंग के पार्श्व में एक ऊंचा घोड़ा अपने कर्णचुंबी जबड़े खोले मेरी ओर देख रहा था। ओह, डर गई क्या? वेणी की माँ जोर से हंसी। यह तो ब्लैक प्रिंस है, वेणी के डैडी का प्रिय घोड़ा है। इसने हमें बहुत बार जिताया है। डार्लिंग, डार्लिंग प्रिंस। वे उसकी पीठ थपथपाने लगी। मेरा कलेजा देर तक धड़कता रहा। बड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे चेहरे पर निबद्ध उस घोड़े की स्थिर दृष्टि कांच की थी। उन्हें यह बहुत प्यारा था। वे बोली, इसी से मैंने स्टफ कराकर उनके बेडरूम में रखवा दिया।
आई हैड टू स्पेंड अ फॉर्च्यून इसे स्टफ कराने के लिए। मैंने मैसूर से कारीगर बुलवाए थे। मैंने देखा करीने से लगे 2 बिस्तरों पर कहीं भी लापरवाही की एक शिकन नहीं थी। गृहस्वामी का नाइट सूट कायदे से तहाकर सिरहाने धरा था। आओ उनकी स्टडी दिखाऊं। मैं कांप रही थी कि कहीं स्टडी में दूसरा घोड़ा ना इन्हें ना उठे। रोजवुड की बनी घूमने वाली कुर्सी, राइटिंग टेबल पर धरी धावमान अश्वों पर दोहरे हुए जॉकी गणों की तस्वीरों की अखबारी कतरने, बड़ा सा हाथी दांत की मूठ लगा मैग्नीफाइंग ग्लास। यह उनका स्मृति कक्ष है। उन्होंने एक कांच की अलमारी खोली। यह उनका पेन, यह चश्मा, ये उनके दांत। एक कांच के गिलास में दवा में डूबे डेंचर को उन्होंने मेरी ओर बढ़ाया। बेचारी देख नहीं पा रही थी। इसी से यदि मैं समय पर पीछे न हट गई होती तो उनके पति के डेंचर के लिए वह गिलास मेरे होठों से लग जाता। हे भगवान, मैंने सोचा, दांत तो दिखा चुकी, अब क्या पति की सुरक्षित आंत, फेफड़े और गुर्दे भी दिखलाएगी यह सन की महिला? कहाँ फंस गई थी मैं? काश वेणी आ जाती। आओ तुम्हें वेणी का कमरा दिखाऊं, उन्होंने कहा तो मेरी जान में जान आई। यही कमरा था जहां हम दोनों उस बार सोए थे। मैंने कहा, क्या कह रही हो? जरा जोर से कहो, मैं कुछ ऊंचा सुनती हूं। उन्होंने कहा, पर मैं उस क्षण चीख कर कुछ कहने के मूड में नहीं थी। अतीत की स्मृतियों ने वर्षों पूर्व बिछड़े यौवन की जंग लगी बंद कुंडी झनझना कर खोल दी थी। खिड़की से आती प्रिमरोज की मंद मदिर सुगंध की लोबानी मह महकती सुवास, जिसका प्रथम आभास पाकर मैंने उससे पूछा था, अद्भुत सुगंध है यह वेणी, जैसे हमारे यहाँ के मज़ारों से आती है। आसपास कोई मज़ार है क्या? प्रिमरोज की बेल है इडियट, उसने कहा था। आज वही सुगंध किस सहज सुगमता से अतीत का रुद्र कक्ष खोल गई थी। रविंद्रनाथ कैसी अद्भुत जीती जागती पंक्तियां लिख गए हैं। फूलेर गंध बंधुर मत जलाए जड़ाए आछे। फूल की सुगंध सचमुच बिछड़े मित्र की भांति मेरे गले से लगकर खड़ी हो गई थी। वे दिन जब हमारी दुनिया केवल साड़ियों तक ही सीमित थी। आनंद, केवल अपरिसीम आनंद का ही साम्राज्य। चिंता, विषाद, नैराश्य, किसी से भी अब तक हमारा मुंहफट यौवन नहीं टकराया था। सहसा मेरी दृष्टि उसके सिरहाने धरी पीली साड़ी पर पड़ी। यही साड़ी पहनकर तो वह कल आई थी, पर आखिर कर क्या रही है अब तक? गई कहाँ? वेणी क्या कहीं गई है? मैंने पूछा। ओह, यह साड़ी, यही तो मैंने उसे उस वर्ष पोंगल पर भेजी थी। बेहद पसंद आई थी उसे। इसी से मैं ड्राई क्लीन कर हमेशा रखती हूँ, न जाने कब पहनना चाहे। स्पष्ट था कि उन्होंने मेरा प्रश्न नहीं सुना था, पर इसका मतलब कि वह यहीं रहती है, माँ के साथ। आओ, कड़म्मा शायद कॉफी ले आई है। चांदी की ट्रे में धरे पॉट की गंगा जमुनी नक्काशी देख ही रही थी कि बाईं दीवार पर लगे उस ऐतिहासिक चित्र पर मेरी नजर पड़ी। भास्करन का वह अद्भुत चित्र, जिसमें आज वेणी सर्वथा नवीन भंगिमा में मुस्कुराती नजर आ रही थी। सब चले गए, एक मैं ही रह गई। उसकी माँ प्याले में चम्मच चलाती कहती जा रही थी, अब उससे कहती हूँ मुझे भी उठा ले। कृष्णवेणी तो है आपके साथ, आप चली गई तो फिर क्या वह अकेली नहीं रह जाएगी? मैंने कहा। क्या पूछ रही हो? उसका जन्म 15 सितंबर था, उसका जन्मदिन। उन्होंने फिर मेरा प्रश्न नहीं सुना और उनकी क्षीण श्रवण शक्ति ने मेरी उस दलील को भी हवा में उड़ा दिया। अचानक द्वार पर खटका हुआ और मैं चौंक कर मुड़ी। आ गई थी शायद। सो यू हैव अ विजिटर। एक आकर्षक सौम्य प्रौढ़ व्यक्ति अंतरंग आत्मीयता से आकर हम दोनों के बीच धरी कुर्सी पर बैठ गए। निकट आने पर मैंने देखा
वह सतर पुष्ट देह प्रौढ़ नहीं, किसी वृद्ध की यत्न से सुरक्षित ऐसी देह थी जिसने कम से कम जीवन के 70 वर्ष तो देख ही लिए होंगे। त्रुटिहीन सज्जा, घुंघराले रेशमी पालित केश, मुंह में सिगार और विनम्र हंसी। वेणी के चेहरे का अद्भुत साम्य देख मैं दंग रह गई। एकदम वैसी ही बड़ी बड़ी आंखें, वैसी ही तीखी नाक और दम दम दमकता वैसा ही बुद्धि दीप्त प्रशस्त ललाट। वेणी की सहपाठिनी मिलने आई है, वेणी की माँ ने कहा। सो नाइस ऑफ यू, मैं उसका बड़ा मामा हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने, मेरी बहन बहुत खुश हुई होगी। इसके पहले कि मैं अपना मूर्ख प्रश्न पूछती कि वेणी क्या कहीं गई है, उन्होंने स्वयं ही एक लंबी सांस लेकर कहा, सो सैड, एकदम ही ऐसे हमें छोड़कर चली गई। समझ में नहीं आता ऐसा कैसे कर सकी, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गुड ड्राइवर। कैसे जानबूझकर उस तीखी घाटी में कार को कुदा गई लड़की। इट नीड्स गट्स, श्योर इट डिड। आत्महत्या की थी, इसमें तो कोई शक था ही नहीं। पर क्यों? मैं ही गया था। उसके डैडी की ऐसी हालत नहीं थी कि वे जाते। कहीं कोई मोड़ नहीं, एकदम जनशून्य सड़क। कहते हैं वहां अनाड़ी चालक कार चलाना सीखने जाते हैं। मेरे पहुंचने तक उसकी मृतदेह सुरक्षित रखी थी। मेरे ही घर में उसका जन्म हुआ था, दक्षिण में। लड़कियां माँ के ही पास डिलीवरी के लिए हमेशा जाती हैं। जन्मी तो मैंने ही उसे पहली बार गोद में लिया था और मैंने ही क्रेमेटोरियम में उसे अंतिम बार सुलाया। मुट्ठी भर राख उसकी, वह साड़ी और अंगूठी के छल्ले सा बन गया उसका कंकड़ लेकर लौटा। ओह, कैसा दुर्दिन था वह जब मैं इस घर में पहुंचा। कैसे दूंगा यह सब लक्ष्मी को? मैं सोच रहा था वह पागल हो जाएगी। नटराजन संयमी गंभीर प्रकृति का था, वह चुपचाप सह लेगा। पर लक्ष्मी? पर हुआ उल्टा। नटराजन को 3-3 आदमी भी नहीं संभाल पा रहे थे। कभी लड़कियों की तरह सुबकता, कभी वेणी वेणी कह साड़ी छाती से चिपटा कर चीखता, कभी दीवार से सिर पटकता। अंत में डॉक्टर बुला गहरे ट्रैंकुलाइजर देकर उसे सुलाना पड़ा था। किंतु लक्ष्मी जैसे बुत बन गई थी। गहरे धक्के ने उसे पत्थर बना दिया था। न एक शब्द कहा, न रोई, न मेरी ओर देखा। एक क्षण को विचलित अवश्य हुई थी जब वह मुड़ा कंगन उसने देखा था। शायद समझ गई थी कि जब कंगन की यह दशा हो गई तो पहनने वाली के हाथ की क्या दशा हुई होगी। बिना मेरी ओर देखे अविचलित गांभीर्य से इसने पूछा था, क्या उसके चेहरे पर चोट थी? पुत्री के जिस चेहरे पर इसे सदा इतना गर्व था, उसके विकृत होने की आशंका ही इससे शायद अनजाने में यह प्रश्न पूछवा गई थी। नहीं, एक खरोंच भी नहीं लगी थी, जैसे बड़ी शांति से सो रही है। मैंने झूठ नहीं कहा था। ऐसी भीषण दुर्घटना के बाद भी उस चेहरे पर अद्भुत शांति थी। मृत्यु हुई थी किडनी रप्चर से। बेचारी वेणी के मामा क्या जानते थे कि मेरा सर्वांग थरथरा रहा है। कोई भी व्यक्ति यदि उस क्षण फिर द्वार पर आकर खड़ा हो जाता तो मैं निश्चय ही उसी क्षण मूर्छित होकर गिर पड़ती। मैं उनसे कैसे कह सकती थी कि जिस तुड़े मुड़े कंगन को वे साथ लाए थे और जो पीली साड़ी के साथ अब शायद उसके सिरहाने रखा गया है, उसे मैं एक ही दिन पहले पहनने वाली के हाथ में ऐसा देखकर आई हूँ जैसे अभी अभी नया लेकर पहना हो। मैं चलूं? बड़ी देर हो गई है। मैंने कांपते कंठ को यथासाध्य संयत करने की चेष्टा की। कैसे जाओगी? यहाँ सहज में टैक्सी नहीं मिलती और तुम्हें टी नगर जाना है, बहुत दूर। चलो मैं छोड़ दूं। लक्ष्मी ये जा रही है, उन्होंने बहन के कान के पास मुंह ले जाकर कहा। माधव से कह दो एक मन चना लेकर रख दे। स्टेबल के साथ वो घोड़े कल से भूखे हैं। उनकी दृष्टिहीन आंखें भाई की ओर उठी।
तो मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। उजड़े अश्वहीन अस्तबल को मैं वहीं से देख पा रही थी। चलो, यह बेचारी बीच बीच में ऐसे ही बहक जाती है। मैं उनके साथ चुपचाप बाहर निकल आई और कार में बैठ गई। उन्होंने कार स्टार्ट की और कहने लगे, वेणी की मौत ने एक ही को नहीं मारा, एक साथ इन तीनों को मार दिया। उसके डैडी को मारा 1 महीने के बाद और माँ को हर पल मार रही है। इस बेचारी की मौत तीनों में सबसे भयानक मौत रही। ना आंखों में दृष्टि, ना कानों में सुनने की शक्ति। इतना बड़ा मकान और उस पर हर क्षण स्मृतियां उसका गला घोंटती हैं। कितनी बार कहा मेरे साथ चलो, पर नहीं मानती। नटराजन लाखों की संपत्ति छोड़ गया है, पर क्या करेगी अब उस संपत्ति का। कभी ठीक रहती है, कभी ऐसे ही बहक जाती है। तुम्हें पूरा घर दिखाने ले गई थी? जी हाँ, मैंने दबी आवाज में कहा। मैं जानता था, जो भी आता है उसे पूरा घर दिखाती है। घोड़ा स्टफ करके बेडरूम में रख छोड़ा है। एक नौकर नित्य उसे दाना पानी देता है, नहलाता है, ब्रश करता है। स्टेबल कब का उजड़ गया है, पर खुद जाकर अदृश्य घोड़ों को दाना दिलवाती है। हरामखोर नौकरों की चांदी है। करे भी क्या, बाल्टी में हाथ डाल डाल कर देखती है कि दाने से भरी है या नहीं। चना छोटे दाने का तो नहीं है। नौकर पीठ पीछे हंसते हैं और दाना बाजार में बेच अपना घर भरते हैं। जब कभी ऐसी सनक चढ़ती है तो 3-3 जनों का ब्रेकफास्ट लगवाती है। सहला कर देखती है कि 3 अंडे उबाले गए हैं या नहीं। फिर उन्हें मेज पर आने के लिए देर तक पुकारती रहती है, जो अब कभी नहीं आएंगे। इसी पल अनजाने में रोकने पर भी निकल गई मेरी सिसकी शायद उन्होंने सुन ली। आई एम सॉरी। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। तुम्हें यह सब अजीब लग रहा होगा। मैं उनसे कैसे कहती कि मुझे अजीब नहीं लग रहा था। बिल्कुल नहीं। और मेरी वह सिसकी केवल वेणी की माँ के लिए नहीं थी, स्वयं अपनी माँ के लिए भी थी। वह भी इसी मौत से हर पल दग्ध होती जी रही है। ऐसा ही बड़ा भाए भाए करता विराट मकान और ऐसी ही यमदूत सी स्मृतियां। अभी बड़ी बहन की चिट्ठी आई थी। माँ को देखकर आई हूँ। मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। उतने बड़े मकान में वह अकेली है। छत के अबरकी पत्थर पर लेटी तो तेरी बेहद याद आई। कभी यही घर हम 7-7 बहनों और 2 भाइयों के कहकहों से गूंजता था। कहाँ गए वे हंसने और हंसाने वाले? कहाँ गई दादी जी की चांदी ठुकी लाठी की खटखट? लाइब्रेरी की किताबों की वह खास खुशबू कभी कभी पागल कर देती है। थाली परसकर माँ अब भी मुझे बुलाती है तो साथ में उन सबका नाम लेती है। चंदा, त्रिभुवन, जैती, गौरा, आओ खाना परस दिया है। कैसे समझाऊं उसे कि जिन्हें वह पुकार रही है अब वे कभी नहीं आएंगे। तब क्या विधाता एक ही टेप घर घर में बजाता रहता है। सोचता हूँ वेणी के मामा ने क्या मेरे मन की भाषा पढ़ ली थी। वही तो पहली बार ऐसा नहीं कर रही है। 18वीं शताब्दी में मार्टिन वैन बुशेल ने अपनी पत्नी को उसकी मृत्यु के बाद स्टफ कराकर दुल्हन के कपड़े पहना ग्लास केस में सहेज कर रख छोड़ा था। कोई भी अतिथि आता वह उससे उसकी निष्प्राण सुरक्षित देह का परिचय कराता। माय डियर डिपार्टेड। और इसी युग में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट पेरो ने अपनी पत्नी ईवा की मृत देह ज्यों की त्यों प्रिजर्व करा ली थी और नित्य डिनर टेबल पर उसे अपने पार्श्व में बिठाता था। अच्छा ही हुआ मैं उसकी राख ही ला पाया, मृत देह नहीं तो शायद मेरी यह सनकी बहन भी यही करती। मेरा घर आ गया था। मैंने उन्हें धन्यवाद देकर विदा ली तो उन्होंने हंसकर मुझे अपना कार्ड थमाया। जब कभी मद्रास आओ अवश्य मिलना। यू आर मोस्ट वेलकम। हमारी वेणी के मित्र अब हमारे लिए वेणी से ही प्रिय है। आज
पूरे 15 दिन हो गए हैं। जब कभी बाहर जाती हूँ सशंकित दृष्टि से इधर उधर देखती हूँ, पता नहीं फिर कब उससे टकरा जाऊं। यह कैसा अन्याय है विधाता का कि परलोक के यात्री मुझसे ही मिलने क्यों आते हैं। न जाने कब वह फिर मिल जाए, उस मंदिर में या उस एकांत समुद्र तट पर। और फिर एक भयावह संभावना मुझे बार बार सिहरा जाती है। इस बार वह अकेली नहीं होगी। उसने जाते जाते कहा था, अगली बार भास्करन को लेकर आऊंगी। क्यों, मिलना चाहेगी ना उससे? उस दुष्टतापूर्ण चितवन में एक दुर्धर्ष चुनौती थी। पलकहीन आंखें, नासिका विहीन विभत्स चेहरा। उफ, मैं कांप कर उसी का प्रश्न आज अपने सहमे डरे चित्त से पूछती हूँ, क्या मिलना चाहूंगी उससे? दोस्तों, अपने अनोखे, अद्भुत, अलौकिक व्यक्तित्व से परिपूर्ण कृष्णवेणी की इसी रहस्यमय लघु उपन्यास के साथ मैं शैली अब आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और ऐसे ही अनोखे और दिलचस्प किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, लेखिका और प्रस्तुति से संबंधित अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हों या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। नमस्कार।